पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि निंग याओ ने पिंगान को कल्टीवेशन लेवल के बारे में समझाया था कि टोटल 9 लेवल होते हैं जिन्हें 3 स्टेप के अंदर डिवाइड किया गया है। अगर 9 के 9 लेवल को पिंगान ब्रेक थ्रू कर ले तो वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। निंग याओ हर एक स्टेप के बारे में डिटेल में पिंगान को बता रही होती है। उसे देखकर तो पिंगान भी हैरान था कि सच में यहाँ पर निंग याओ तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। इसलिए पिंगान निंग याओ को देखकर खुद भी डिसाइड करता है कि ठीक है, अब मैं भी यहाँ पर कल्टीवेशन सीखने की कोशिश करूंगा ताकि मैं खुद को पावरफुल बना सकूं। शुरुआत में तो ठीक तरह से कल्टीवेशन नहीं कर पाता क्योंकि ये काफी ज्यादा टफ होने वाला था उसके लिए। इससे पहले उसने कभी कल्टीवेशन जो नहीं की, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में पिंगान जो था वो एक बॉक्सिंग वाली टेक्निक को सीख रहा होता है, जिसे सीखने के बारे में निंग याओ ने उसे बताया था। वो वहाँ पर उस टेक्निक को बड़े ही अजीब तरीके से सीख रहा था। वो कह रहा होता है पहले ऊपर पंच मारो, फिर नीचे पंच मारो, फिर इधर उधर मारकर सामने वाले का गेम बजा दो। उसकी ऐसी हरकत करते हुए सामने बैठा एक कुत्ता जो था वो भी हैरान रह जाता है कि अरे इसे मिर्गी का दौरा पड़ गया है क्या, बड़ी अजीब हरकत कर रहा है। ऐसे पिंगान बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हुए अपने दरवाजे के पास आ जाता है और गलती से उसने दरवाजे को भी घसीट के पंच मार दिया था। इस वजह से दरवाजा तो खुल जाता है लेकिन पिंगान के हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वो कह रहा था अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर लिया, किसी चीज को पंच मारना इतना ज्यादा मुश्किल होता है क्या, लगता है मैंने ये टेक्निक सीखने का प्लान मन के अंदर डाल करना बहुत बड़ी गलती कर। निंग याओ जो होती है वो वहाँ पर अलग अलग सर्कल बनाना शुरू कर देती है जो कि अलग अलग स्टेप पर बने होंगे। पिंगान को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सर्कल क्या है और मुझे इसका क्या करना है। मुझे तो ऐसे ये फालतू सर्कल लग रहे हैं। निंग याओ उसे बताती है कि ये फालतू नहीं है, मैंने ना तुम्हारे लिए ही इसे बनाया है ताकि तुम बॉक्सिंग वाली टेक्निक को अच्छे से सीख सको। शुरुआत वाला जो सर्कल है तुम्हें उस पे पैर रखना है और जैसे आगे सर्कल बढ़ते जाएंगे तुम्हें अपने पैर को भी उसी तरह से बढ़ाना है ताकि तुम्हारी पैरों के ऊपर ना कंट्रोल हो जाए जब तुम बॉक्सिंग वाली टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे होगे। तो क्योंकि बॉक्सिंग वाली टेक्निक को सीखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है 3 चीज। पहला तो तुम्हारे कपड़े हैं, यानी कि तुम्हें इस तरह से कपड़े पहनने जो कि तुम्हें कंफर्टेबल हो और इसकी मदद से तुम्हारे हाथ और पैर बराबर चल सके। दूसरा होता है वॉकिंग स्टाइल, मतलब कि चलने का तरीका। बॉक्सिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें खुद के पैरों पे बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ता है कि तुम्हारे पैर अभी कहाँ चल रहे हैं और कहाँ नहीं चल रहे हैं। अगर तुम पैर को सही से नहीं चलाओगे तो उसकी वजह से तुम अच्छी तरह से बॉक्सिंग टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और तीसरा सबसे आखिरी में आता है तुम्हारी स्पीड। बॉक्सिंग टेक्निक को करने के लिए तुम्हारी स्पीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ताकि तुम पूरे स्पीड के साथ अपने हाथ और पैरों को चला सको। जितनी तुम्हारी स्पीड होगी तुम उतनी ही तरीके से अपने सामने वाले बंदे के ऊपर अटैक कर पाओगे जिससे उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो आप फटाफट से यहाँ पर सर्कल की मदद से अपने वॉकिंग स्टाइल को ठीक करने की कोशिश करो। वो पूरा एक स्टेप करके वहाँ पर पिंगान को बता रही होती है किस तरह से हाथ चलाए जाते हैं, किस तरह से पैर चलाए जाते हैं और कैसे इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट बनता है तो उसके बाद ही बॉक्सिंग टेक्निक को सीखा जा सकता है। ये बॉक्सिंग टेक्निक बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। अगर कोई भी अगर इस टेक्निक को अच्छे से सीख ले तो वो जहाँ पर भी एक हाथ रखेगा उसके हाथ से इतना ऑरा निकलेगा कि आसपास की सारी चीजें तहस नहस हो सकती है। इसी तरह से पैर का भी है, अगर पैर भी वो सही जगह पर रखे तो पैर से भी काफी ज्यादा ऑरा निकल सकता है। कोई इस टेक्निक में माहिर हो जाए तो वो आसानी के साथ कई सारे बंदों को अकेले इस बॉक्सिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हरा पाएगा। पिंगान इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था कि अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है, अब मैं भी इसी तरह से सीखने की कोशिश करूंगा। मैं सबसे पहले इन्हीं सर्कल की मदद से अपने वॉकिंग स्टाइल को सही करता हूँ। बेचारी निंग याओ ने वहाँ पर उसे सर्कल बना के दे दिया था, तब भी पिंगान का था उस पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पाता। वो उस पर भी चलते चलते गिर रहा होता है। गिर कर तो उसने अपनी खुद की ही हालत खराब कर ली थी। निंग याओ कह रही होती है अरे यार कितना बड़ा लूजर है। तब वहाँ पर यूजुई भी आ जाती है जो पिंगान से कहती है अरे तुम यहाँ पर जमीन पे पैर मार मार कर ढोल बजा रहे हो क्या, तुम्हारे ढोल की आवाज तो यहाँ तक क्या आ रही है। इसके बाद वो वहाँ पर कुछ दाने फेंक देती है और अपनी मुर्गी को वहाँ पर भेज देती है। जो मुर्गी पिंगान से ज्यादा अच्छी तरीके से चलकर वहाँ पर सारा का सारा दाना चुग रही थी। यूजुई पिंगान से कहती है देखो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, तुमसे अच्छा तो ये मुर्गी वॉकिंग स्टाइल कर लेती है। इस मुर्गी से कुछ सीख गए होते ना तो अभी तक के तुमने बॉक्सिंग टेक्निक को अच्छे से कल्टीवेट कर लिया होता, लेकिन तुम किसी काम के नहीं। वही निंग याओ सोच रही थी कि जहाँ से मैं आती हूँ ना वहाँ पर तो बच्चे को वॉकिंग स्टाइल परफेक्ट तरह से करने आता है। इस तरह से वॉकिंग स्टाइल का तो बच्चे अपनी माँ के कोख में ही रहकर सीख जाते हैं। छोटे बच्चे ही वहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि यहाँ पर तो पिंगान अपनी आधी जिंदगी निकाल देगा तब भी उतना नहीं बन पाएगा। क्या यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे इतने ज्यादा लूजर बंदे को सिखाना पड़ेगा। वो पिंगान से कहती है देखो पिंगान, मुझे नहीं लगता कि तुम डायरेक्ट ना बॉक्सिंग टेक्निक को सीख पाओगे, तुम्हें बस प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बाद ही ये आएगा। मेरे ख्याल से तुम अच्छी किताबें पढ़ो जिसमें बॉक्सिंग
बॉक्सिंग टेक्निक के बारे में अच्छे से लिखा हो, उसी के साथ साथ तुम ना करीब 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बार अपने हाथ और पैर को चलाना। जब तुम 10 लाख बार अपने हाथ पैर को चला लोगे ना, तो उसके बाद मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ और पैर फ्री हो जाएंगे और तुम बॉक्सिंग टेक्निक को सीख जाओगे। जो सुनकर पिंगान कहता है ठीक है, तो फिर मैं अब यही करूंगा, अभी मैं जा रहा हूँ मछलियाँ पकड़ने के लिए ताकि आपके लिए रात का खाना बना सकूं। इतना कहने के बाद पिंगान मछलियों को लेने का बैग अपने कंधे पर टांग लेता है और उसे टांगने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में भी वो अपने वॉकिंग स्टाइल और पंच के स्टाइल को सही करने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है 10 लाख बार मुझे करने में कितना टाइम लग सकता है, लेकिन 10 लाख बार मैंने कर लिया तो मुझे लगता है कि मैं बॉक्सिंग टेक्निक में माहिर हो जाऊंगा। वही निंगिया सोच रही थी मैंने तो ऐसे ही मजाक में पिंगान से कह दिया था कि उसे पूरे 10 लाख बार करने हैं। कहीं पिंगान इतना बड़ा तो गधा नहीं होगा ना कि वो गिन के 10 लाख बार ही अपने हाथ और पैर को चला दे। अगर उसने ऐसा किया तो इससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं होगा। मैं तो बस उसे मिसाल दे रही थी, पर जहाँ तक कि मुझे डाउट लग रहा है कि वो सच में ऐसा ही कुछ करने वाला है, इतना बड़ा गधा है वो। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो उसी ब्रिज के पास आ चुकी थी जहाँ पर से लेन को मास्टर रुआन ने कहा था कि उसे ब्रिज को क्रॉस नहीं करना है। वो लड़की यहाँ पर अपने साथियों के साथ आई होती है ताकि वो वहाँ पर कल्टीवेशन कर सके, क्योंकि जहाँ पर ब्रिज को क्रॉस किया जाता है ब्रिज के दूसरी तरफ का स्पिरिचुअल ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आउटसाइडर यहाँ पर आते हैं और अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उस लड़की ने अपने साथियों से कह दिया था कि यहाँ पर नजर रखना ताकि कोई भी यहाँ पर आकर हमें देख ना ले, क्योंकि हम आउटसाइडर हैं और किसी ने हमें यहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए देख लिया तो वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। यहाँ पर कल्टीवेशन करना सिर्फ यहाँ के मास्टर वगैरह को ही अलाउड होता है। उस लड़की ने वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन पावर को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया था। आसपास का जितना भी वाटर होता है वो पूरा का पूरा उस लड़की को घेर लेता है, क्योंकि वो वाटर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ था। उसकी वजह से उस लड़की की स्पिरिचुअल पावर बढ़ रही होती है। वो लड़की वहाँ से अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुकी थी, जो जगह काफी ज्यादा कमाल की होती है। यहाँ पर आकर उसे अपनी प्रैक्टिस करनी है, जिसकी वजह से वो अपनी कल्टीवेशन पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बढ़ कर पाएगी। वहाँ पर आने के बाद उसे एक बहुत ही शानदार घोड़ा दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसे देखकर तो वो लड़की हैरान रह जाती है कि कितना ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर कल्टीवेशन करने में वो घोड़ा भी उसकी मदद करने वाला था। उस लड़की को समझ नहीं आता कि उसे यहाँ पर अभी अपने कल्टीवेशन की शुरुआत कैसे करनी है, लेकिन वो यहाँ पर कल्टीवेशन शुरू ही करती इससे पहले ये कोई पत्थर फेंक कर उस लड़की को मारना शुरू कर देता है। जैसे ही बीच से उस लड़की की कल्टीवेशन रुकी थी, उसकी कल्टीवेशन पावर उसके ऊपर बैकफायर कर जाती है, जिस वजह से तो उसके मुंह से खून भी आने लग गया था। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उस लड़की के जो साथी होते हैं वहाँ पर उस बंदे से हमला करना शुरू कर देते हैं जिसने पत्थर फेंक कर यहाँ पर उस लड़की के ऊपर हमला किया था। और वो बंदा जुआन नाम का एक बंदा होता है जो कि इसी गांव में रहता है। उसी ने यहाँ पर आने के बाद उस लड़की और उसके साथियों के ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया ताकि ये लोग यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन पावर ना बढ़ा सके। उस लड़की के सिपाही वहाँ पर जुआन से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन जुआन काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए कोई भी उसका वहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। वो सभी सिपाहियों को अपने पीछे भगाते हुए उन्हें जंगल में काफी दूर ले आ गए। वहीं आगे बढ़ते हुए जो तालाब था वहाँ पर पिंगान भी आ चुका था, जो मछलियां पकड़ने के लिए आया होता है। तालाब के अंदर से उसे कुछ अच्छे पत्थर मिल जाते हैं जो कि नॉर्मल पत्थर नहीं लग रहे थे। वो पिंगान को बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए वो वहाँ पर पत्थरों को जमा करना शुरू कर देता है। लेकिन पिंगान कह रहा था कि मैं भी जब पहली बार यहाँ पर आया था तो ये पत्थर और ज्यादा कलरफुल थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनकी पावर कम होती जा रही है। ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं समझ में आ रहा। वहीं जुआन के पीछे वो सिपाही अभी तक के पड़ा हुआ था, लेकिन जुआन वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस सिपाही की जान ले लेता है। इधर पिंगान यहाँ पर सोच रहा था कि अगर मैं दिन में 5 से 6 घंटे हाथ और पैर चलाते रहो ना तो मुझे करीब 10 साल लग जाएंगे। 10 साल के अंदर मैं 10 लाख बार हाथ पैर को चला लूंगा। उसके बाद मुझे लगता है कि मुझे बॉक्सिंग टेक्निक आ जाएगी। ऐसा ही तो निंगिया कह रही थी ना। चलो कोई बात नहीं, 10 साल लग जाएंगे तो क्या हुआ, मैं 10 साल के बाद ही यहाँ पर इस बॉक्सिंग टेक्निक को सीखूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आराम आराम से इसे सीखने वाला हूँ। निंगिया बिल्कुल सही सोच रही थी कि पिंगान उतना ही बड़ा गधा होगा जो 10 लाख को कंफर्म 10 लाख ही समझ लेगा कि हाँ उसे उतना ही करना है, एक भी एक्स्ट्रा या कम ज्यादा नहीं करना। जबकि निंगिया ने तो बस उसे मिसाल ही दी थी। जितना हो सकता था पिंगान वहाँ पर भी अपना उसी बॉक्सिंग टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता है। और इस बार जब वो प्रैक्टिस कर रहा था तो हल्का हल्का उसके हाथ को चलाने में थोड़ी सी पावर निकल रही थी। पिंगान ये देखकर एकदम ज्यादा खुश हो जाते कि क्या सच में हल्की सी पावर बाहर निकल गया, ये तो कमाल की बात है। लगता है कि थोड़ी देर में ही यहाँ पर बॉक्सिंग टेक्निक की शुरुआत हो गई है। अब 10 साल नहीं लगेंगे, उससे जल्दी मैं सीख जाऊंगा इसे सीख कर तो मजा ही आ गया। लगता है कि मैं बहुत जल्दी से सीखने वाला हूँ। अब तो मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि जल्द से जल्दी से सीख सकूं। लेकिन तभी वहाँ पर जुआन आ जाता है। जुआन वहाँ पर पिंगान से कह रहा था कि अबे वो कौन है तू और यहाँ पर अकेले क्या कर रहा है। पिंगान को पता था कि यहाँ पर ये जुआन उससे बात करने तो नहीं आया, ये उससे सही इंसान नहीं लग रहा था। इसलिए पिंगान सोचता है कि मैं जल्दी से अपना सामान उठाकर यहाँ से चले जाता हूँ, वही भलाई होगी। मैं भी बिला वजह इससे पंगा नहीं लेना चाहता। लेकिन जुआन को तो वहाँ पर उंगली मची हुई थी। वो वहाँ पर पत्थर उठाकर पिंगान की तरफ फेंक रहा होता है। वो उसे मारता तो नहीं लेकिन उसके आसपास जरूर फेंकता ताकि पिंगान को डरा सके। वो पिंगान को उकसा रहा था
ताकि पिंगान यहाँ पर उससे फाइट करे। जुआन पिंगान से कह रहा था तुम यहाँ पर पत्थर जमा करने आया हो ना, वो पत्थर की पावर कम हो चुकी है, थोड़े दिनों बाद ये पत्थर बिल्कुल नॉर्मल पत्थर की तरह बदल जाएगा, तो वैसे अभी से लेकर ना कोई फायदा नहीं है, भलाई इसी में होगी कि तुम उसे छोड़ दो। और हाँ, मैंने अभी देखा कि तुम यहाँ पर ना बॉक्सिंग टेक्निक को सीख रहे थे, तुम्हें पता है ये बॉक्सिंग टेक्निक ना मुझे बहुत ही परफेक्ट तरीके से आती है, तो क्यों ना हम यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले। मैं तुम्हारे साथ ना बॉक्सिंग टेक्निक की एक बार प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, इससे तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि कैसे बॉक्सिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। पिंगान समझ चुका था कि यहाँ पर ना मुझे मारने के फिराक में ही है, ये प्रैक्टिस करने के बहाने बॉक्सिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके मुझे बहुत मारेगा। लेकिन पिंगान इससे पहले यहाँ से जा पाता कि जुआन वहाँ पर आकर पिंगान से लड़ना शुरू कर देता है। वो बॉक्सिंग टेक्निक में काफी ज्यादा माहिर था, इसलिए वो उसी बॉक्सिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पिंगान को बहुत मारता है। वो उसे उठा उठा कर फेंके जा रहा था। पिंगान जितना भी थोड़ा बहुत उसने सीखा था उसका इस्तेमाल करते हुए वो उससे बचने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अटैक तो ढंग से उसके ऊपर कर ही नहीं पा रहा था, लेकिन वो एक बार भी अटैक करता इससे पहले ही वहाँ पर जुआन उसे बहुत मारता। पिंगान एक भी अटैक वहाँ पर जुआन के ऊपर कर ही नहीं पाया था और जुआन ने उसे मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी थी। दो चार पंच यहाँ पर पिंगान भी मारने की कोशिश करता है ताकि कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो यहाँ पर अब पूरे टाइम मार तो नहीं खाता रहेगा, लेकिन फिर भी वो उतना ढंग से जुआन के ऊपर हमला नहीं कर पा रहा था। जुआन उससे काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और उसने पिंगान को इतना मारा था कि पिंगान की पूरी तरह से हालत खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि अगर यहाँ पर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो ये जुआन पिंगान की भी जान ले लेगा। जैसे ही वो अपनी दो उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए पिंगान की आंखों में उंगलियां घुसाने वाला था कि तब वहाँ पर एक बंदा आ जाता है, जो वहाँ पर आने के बाद जुआन को रोक लेता है, वरना तभी पिंगान की दोनों आंखें फूट जाती। वो बंदा जुआन से कह रहा था कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था ना कि किसी भी आम इंसान को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बंदा पिंगान से कह रहा था देखो यहाँ पर तुम्हारी ना बॉक्सिंग टेक्निक जो है वो बिल्कुल ही घटिया है, तुम्हें बॉक्सिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना आता नहीं, लेकिन हाँ मैंने जितना देखा तुम हाथ और पैर ना बहुत अच्छे से चला रहे थे, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, मुझे लगता है कि तुम उसके बाद ना बॉक्सिंग टेक्निक को अच्छे से सीख जाओगे। जुआन कह रहा था इसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करके ना कोई फायदा नहीं है, मुझे नहीं लगता ये कभी भी आगे चलकर बॉक्सिंग टेक्निक को सीख पाएगा। मैं यहाँ पर इसे जान से नहीं मारना चाहता था, लेकिन फिर भी देखो इसकी फटकर तो 4 हो चुकी थी, इसके अंदर हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की, तो आगे चलकर ये सीखेगा तो सीखेगा क्या। वो बंदा जुआन से कहता देखो जुआन, मुझे अभी पता चला ना कि तुमने एक आउटसाइडर के ऊपर हमला कर दिया, वो बेचारी बस अपना यहाँ पर कल्टीवेशन कर रही थी, लेकिन तुमने जाकर उसकी कल्टीवेशन पावर को डिस्ट्रॉय ही कर दिया, आखिर ऐसा तुमने क्यों किया। जिस पर जुआन कह रहा होता है मुझे हल्की सी जेलसी फील हो रही थी, कोई भी अगर मेरे सामने कभी मुझसे ज्यादा पावरफुल बनने की कोशिश करेगा तो मैं तो उसके साथ ऐसा ही करूंगा, क्योंकि मैं नहीं देख सकता कि कोई भी मेरे से ज्यादा पावरफुल बनकर दिखाए, वो भी मेरे सामने, इसलिए मैंने वहाँ पर उसकी कल्टीवेशन पावर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। वो बंदा जुआन से कह रहा था कि देखो जुआन, हमेशा तुम्हारी ये हरकत ना तुम्हारा साथ नहीं देगी, क्या पता कब तुम्हारे सामने कोई ऐसा बंदा आ जाए जो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल हो और उसे कमजोर समझ के तुम उससे पंगा ले लो, उसके बाद तुम्हारी ऐसी हालत करेगा ना कि वो सबक तुम्हें हमेशा याद रहेगा। तुम नहीं जानते कि एक स्वॉर्डमैन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, एक स्वॉर्डमैन की तलवार के सामने अच्छे से अच्छा मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट भी नहीं टिक पाता, तो तुम क्या चीज हो। जुआन कहता है अरे देखो देखो, अभी तुम यहाँ पर ना मेरे मास्टर बने नहीं हो, तो तुम मुझे मास्टर जैसा लेक्चर क्यों दे रहे हो, तुम्हारे पास अभी सिर्फ लेटर है ना जिसके बदले तुम मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हो ताकि मैं तुम्हारे सेक्ट में जा सकूं, तो अभी तक की उसी लिमिट में रहो, मैं अभी तक की तुम्हें अपना मास्टर एक्सेप्ट नहीं किया हूँ। वो बंदा कह रहा था अगर तुम यहाँ पर मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट करोगे तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है, हमारे सेक्ट में बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेस है जहाँ पर तुम जाकर अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा सकते हो। तभी वहाँ पर वो भाई बहन भी आने लगते हैं जिन्होंने पिछले एपिसोड में इस विलेज के अंदर से किसी तरह का आर्टिफैक्ट लिया था। वो बंदा जो होता है उन दोनों भाई बहन को देखकर वहाँ पर कह रहा था कि क्या तुम लोग भी यहाँ पर जुआन को अपना डिसाइपल बनाने के लिए आए हो, देखो अगर ऐसी बात है ना तो तुम्हें सबसे पहले हमारी फैमिली से बात करनी पड़ेगी, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तभी जाकर तुम इस जुआन को अपना डिसाइपल बना पाओगी। जिस पर वो जो भाई होता है वो उस बंदे से कह रहा था कि देखो वैसे तो अभी हम यहाँ पर इसे अपना डिसाइपल बनाने के लिए आए नहीं है, लेकिन जिस चीज को हम सेलेक्ट कर लेना वो चीज हमारी हो ही जाती है, जिस चीज पे हमारी आंखें चली जाए उसे हमसे कोई छीन ले ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जुआन वहाँ पर कह रहा था देखो देखो यहाँ पर झगड़ा मत करो, मैं उस इंसान का डिसाइपल बनने के लिए तैयार हूँ जो मुझे बस लोगों को मारना सिखाए, जो मुझे लोगों को मारना सिखाएगा मैं उसका डिसाइपल बन जाऊंगा। जिस पर वो बंदा कह रहा था मेरी स्वॉर्डमैन पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम अनगिनत लोगों की जान ले सकते हो, तो तुम्हें मेरे साथ ही चलना चाहिए, इससे में तुम्हारी भलाई है। जिस पर जुआन कहता है ठीक है अब तो ये कंफर्म रहा कि मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा तुम्हारा डिसाइपल बन के, तुम बस मुझे लोगों को मारना सिखाना, मैं बस लोगों को मारना ही चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मारे बगैर हाथ में जो खुजली होती है ना वो कम नहीं होती। उसके जाने के बाद वो जो बहन थी वो पिंगान से कहती पिंगान तुम भी यहाँ पर इन पत्थरों को कलेक्ट करते हो क्या, तुम्हें भी पता है कि इन पत्थरों का क्या यूज होता है। जिस पर पिंगान कहता है मुझे पता तो नहीं था, लेकिन एक बार मैं फॉर्चून टेलर से जरूर मिला था, उन्होंने मुझसे कहा था कि ये जो तालाब है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, यहाँ से पत्थरों को ले जाओ और मछलियां पकड़ने के लिए आया करो, ये पत्थर मेरे आगे चलकर कुछ काम आ सकते हैं। जो सुनकर वो लड़की कहती अच्छा तो तुम फॉर्चून टेलर से मिले थे, तुम्हें पता है कि वो हमारे सेट के ही ना मास्टर थे,
थे। बड़ी अच्छी बात है कि तुम फॉर्चून टेलर से मिल चुके हो, हम उन्हें एक मास्टर की तरह रिस्पेक्ट करते हैं, वो अभी भी हमारे सेट के अंदर ही मौजूद है। पिंगान ये सुनकर एकदम ज्यादा हैरान और खुश हो गया था कि अरे वाह, आपको पता है कि फॉर्चून टेलर कहाँ है? अगर आपको पता है ना तो ठीक है, जो मैंने पत्थर कलेक्ट किया है ना, इनमें से ये सबसे खास वाला पत्थर है, आप इसे ले जाओ। आप जब भी फॉर्चून टेलर से मिलोगे ना तो उसे ये दे देना, क्योंकि फॉर्चून टेलर ने जब मुसीबत का टाइम था तो उस टाइम मेरी मदद की थी और मुझे अच्छा रास्ता भी बताया था, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। तो मैं ये छोटा सा गिफ्ट उन्हें देना चाहता हूँ। जो सुनकर तो वो लड़की जो होती है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही साथ पिंगान उस लड़की को अपनी तरफ से एक पत्थर और जो आउटसाइडर की एक छोटी बच्ची आई हुई थी, जिससे खुद पिंगान पहले कई बार मिल चुका है, उस लड़की को भी एक पत्थर दे देता है, जिसे कई घंटे लगाकर यहाँ पर पिंगान ने ढूंढा था। उसे पाकर तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। इसके बाद पिंगान वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो भाई बहन वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आते हैं, वो जो भाई होता है उसे ऐसा लगता है कि आसपास कोई है जो यहाँ पर उनके ऊपर नजर रखे हुए है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए देखने की कोशिश करता है कि यहाँ पर कौन था। तब वहाँ पर एक लड़का आता है जो वहाँ पर आने के बाद उन दोनों भाई बहनों के ऊपर ही नजर रखे हुए था। वो कहता है मैं तो यहाँ पर किसी के ऊपर नजर नहीं रख रहा था, बल्कि मैं ये देख रहा था कि यहाँ पर कहीं फेरी सू तो नहीं आ गई, क्योंकि काफी दिन हो गए मुझे फेरी सू से मिले हुए। वो तो आपके ही सेट की है ना फेरी सू, वो मेरी बंदी है, फ्यूचर में चलकर हम दोनों शादी करने वाले हैं। जिस पर वो जो बहन होती है वो उस लड़के से कह रही थी जिस फेरी सू को तुम ढूंढ रहे हो ना वो यहाँ पर नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी फैमिली और हमारी जो फैमिली है उन दोनों में तो आपस में दुश्मनी चलती है। तब तुमने कैसे सोच लिया कि फेरी सू के साथ तुम्हारी शादी करा दी जाएगी? ये सपने में भी नहीं होने वाला। जिस पर वो बंदा कहता है देख लेना, फ्यूचर में मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा ना तो बड़े से बड़े लोग भी आएंगे तुम्हारी फैमिली के फेरी सू का हाथ लेकर मेरे पास। देख लेना फ्यूचर में वो दिन जरूर आएगा जब हम दोनों दूल्हा दुल्हन बनेंगे। और इतना कहने के बाद शर्माते हुए वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ वो भाई जिसे मिस जू ने आर्मर लाने के लिए भेजा हुआ था वो खाली हाथ आ गया होता है, क्योंकि लिन ने उसे वो आर्मर बेचा ही नहीं पिंगान के कहने पर। जो चीज देखकर मिस जू काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है कि आखिर मैंने तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था वो भी तुम नहीं कर पाए। मिस जू का जो बेटा था वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है लगता है कि अब हमें ही जाना पड़ेगा उस लिन के पास ताकि उसे मार कर उससे वो आर्मर छीन ले। आखिर वो हमें कैसे मना कर सकता है आर्मर देने के लिए? उसे पता भी है कि वो किससे पंगा ले रहा है। मिस जू अपने बेटे से कहती है देखो मेरे बच्चे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ तुमसे वादा करती है कि बस 2 दिन के अंदर ही तुम्हें वो आर्मर मिल जाएगा। ये तुम्हारी माँ का तुमसे वादा है, तुम आराम से बैठो और किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ लिन जो था वो मास्टर रुआन के पास आकर वहाँ पर स्वॉर्ड वगैरह बना रहा होता है। तो वही मास्टर रुआन अपनी बेटी के साथ खाना खा रहा था। उसकी बेटी अपने फादर से नाराज तो होती है, क्योंकि पिछले एपिसोड में मास्टर रुआन ने अपनी बेटी को कुछ बुरा भला कह दिया था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर बहुत ही सारा खाना ठूस रही थी। लिन जैसे वहाँ पर स्वॉर्ड बना रहा होता है, मास्टर रुआन उससे कहता है लिन मैंने सुना ना कि एक सुंदर सी लड़की है जो ब्रिज के पास तुम्हारा इंतजार कर रही है, तो फटाफट से स्वॉर्ड बनाओ, उसके बाद तुम उस लड़की से मिलने के लिए चले जाना। ये सुनकर तो लिन के अंदर लड्डू फूटने लगते कि अरे वाह, सुंदर सी लड़की मेरा इंतजार कर रही है। वो मास्टर रुआन से कहता है मास्टर रुआन रुक जाओ, मुझे सुसु लगी, मैं सुसु करके आता हूँ, उसके बाद मैं ये स्वॉर्ड को पूरी कर दूंगा। इसलिए वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। मास्टर रुआन की बेटी उससे कहती है देखो फादर, ये तो भाग रहा है सुसु का बहाना करके और ये जरूर उस लड़की से मिलने जा रहा होगा। जिस पर मास्टर रुआन कहता है ठीक है इसे जाने दो, वैसे भी इतनी घटिया स्वॉर्ड बनाई है इसने कि मेरे हाथ लगाते साथ ही ये टूट गई। इसलिए इनके पास टैलेंट तो है लेकिन इससे मस्ती ना बहुत चढ़ी रहती है, इसलिए वो ढंग से काम नहीं करता। अगर ये खुद पर ध्यान देना तो ये बहुत ही अच्छा कल्टीवेटर और एक स्वॉर्डमैन बन सकता है। दूसरी तरफ लिन बड़ी खुशी के साथ भागते हुए ये कह रहा था कि अरे वाह, सुंदर सी लड़की मिलेगी, मैं उससे बातें करूंगा, उसे अपनी दोस्त बनाऊंगा और फ्यूचर में चलकर हम शादी कर लेंगे। मास्टर रुआन ने तो मेरी सेटिंग करा दी, क्या बात है। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ता है उससे वहाँ पर कोई सुंदर सी लड़की नहीं बल्कि मिस जू दिखाई देती है, जो यहाँ पर लिन के आने का इंतजार कर रही थी। उसे देखकर लिन भी हैरान रह जाता है कि अरे ये लोग कौन है, लगता है मैंने यहाँ पर आकर गलती कर दी। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन सारे लोग उसे पकड़ लेते हैं। मिस जू वहाँ पर लिन के पास आती है और उससे कह रही थी देखो मैं यहाँ पर ना तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, अगर तुम मेरी बात सुन लोगे ना तो उसमें तुम्हारा ही फायदा है। वो उसके कान के पास आकर उससे कह रही होती है देखो मैं यहाँ पर ना किसी को जान से मारना चाहती हूँ, और जिसे मैं मारना चाहती हूँ वो इंसान कोई और नहीं बल्कि पिंगान ही है। जो सुनकर तो लिन का दिमाग फिर जाता है कि क्या ये लोग पिंगान को मारने वाले हैं? आखिर पिंगान ने इनका क्या बिगाड़ दिया जो ये लोग यहाँ पर पिंगान की जान लेंगे? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, पिंगान को मुझे बचाना होगा। मिस जू वहाँ से ब्रिज को क्रॉस करके आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर मास्टर रुआन ने लिन से कहा था कि उसे ब्रिज को क्रॉस नहीं करना है, अगर उसने ब्रिज को क्रॉस किया तो वो उसके पैर तोड़ देंगे। लिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो ब्रिज को क्रॉस नहीं करेगा तो वो अपने दोस्त को नहीं बचा सकता, और अगर ब्रिज को क्रॉस करेगा तो मास्टर रुआन उसके पैर तोड़ देंगे। वो बेचारा उसी कंफ्यूजन में पड़ा होता है कि अब वो करे तो करे क्या, वो पिंगान को बचाए या फिर अपने पैरों को बचाए। दूसरी तरफ पिंगान के पास मास्टर आते हैं, जो वहाँ पर आने के बाद उसे किसी तरह की चीज देते। पिंगान को समझ नहीं आता कि आखिर ये चीज क्या है, लेकिन मास्टर उससे कह रहे थे इस चीज को अपने पास रखो, फ्यूचर में ना ये चीज तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। और हाँ, ये चीज मैं तुम्हें ना फोकट में बिल्कुल भी नहीं दे रहा, मैंने फ्यूचर देखा है, फ्यूचर में थोड़ी सी तबाही यहाँ पर आएगी, उससे हो सकता है
है कि मेरा जो सेक्ट है, मेरी अकेडमी जहाँ पर मैं बच्चों को सिखाया करता हूँ, वो भी मुसीबत में पड़ जाए, तो तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी ना, तो बेझिझक मेरी मदद करने के लिए आ जाना। उम्मीद है कि तुम मुझे कभी भी मना नहीं करोगे। जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें तब आना पड़ेगा। पिंगान मास्टर से कहता है, बिल्कुल मास्टर, आप मुझे कभी भी किसी टाइम पे भी क्यों ना बुला ले, जो काम हो सकेगा मुझसे मैं वो आपके लिए कर दूंगा। मैं अपनी पूरी लाइफ में आपको मना नहीं कर सकता। जो सुनकर तो मास्टर भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होने के बाद वो वहाँ से जा चुके थे। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो